डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय जेके स्टडी हब चैनल। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड, फंडामेंटल राइट्स, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 13। तो लॉज इनकंसिस्टेंस का मतलब होता है जिसमें कुछ कमी है, या फिर डेरोगेशन का मतलब कि अगर कोई क्या करता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को स्नैच कर रहा है। तो ऐसे लॉज में हम क्या करेंगे, ये आर्टिकल 13 क्लास नंबर 1 को रीड आउट करेंगे। नाउ ये कहता है जो आपके लॉज इन फोर्स है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ये कब है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है। मींस ऐसे लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही चल रहे थे, अगर वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कैसे है? विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी का मतलब कोई कमी है, तो उसको वाइड ही उसको वो वाइड होगा। ठीक है, वाइड का मतलब होता है निरस्त, जो कि डेड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले है तो वो क्या माना जाएगा? निरस्त माना जाएगा। मीन्स उसको डेड ही माना जाएगा अगर उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी आती है। नाउ इसके बाद हम आएंगे क्लास नंबर 2 पे, आर्टिकल 13 क्लास नंबर 2। The state shall not make any law which take away or breaches of the rights conferred by this law, and any law made in the contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। तो इसका मीनिंग है, अब किसकी बात कर रहा है कि अब जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स को लेके कुछ लॉज बनाए। ठीक है, तो स्टेट कुछ ऐसा लॉ नहीं बना सकती जहां पे आपके राइट्स को क्या किया जाए, फंडामेंटल राइट्स को स्नैच अवे किया कर दिया जाए। तो स्नैचिंग नहीं कर सकती, उसको छीन नहीं सकती। अगर वो छीनेगी तो ऐसे लॉ को क्या माना जाएगा? ऐसे लॉ को वाइड ही माना जाएगा, मींस डेड माना जाएगा। नो, दिस इज नोन एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। नाउ इसके बाद हम आएंगे in this article, unless the context otherwise requires, law includes an ordinance, order, by law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law। अब लॉ की डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे क्लॉज नंबर 3 और सब क्लॉज ए में, कि लॉ में क्या कहा उसने कि ऑर्डिनेंस होगा, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज, जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही आती है। और ऐसी ऐसी जो चीजें हैं ये मिलके क्या बनाती हैं? फोर्स ऑफ लॉ। तो लॉज इन फोर्स का डेफिनेशन क्लॉज नंबर बी में, सब क्लॉज नंबर बी में आएगा। लॉज इन फोर्स इंक्लूड लॉज पास्ड और मेड बाय ए लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular area। तो इसमें क्या कहते हैं कि लॉज इन फोर्स क्या है? वो लॉज जो कि लेजिस्लेचर ने पास किए या अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने पास किए कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले। ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो उससे पहले जो हमारे लॉज आ रहे थे, तो ऐसे लॉज को हमने क्या कहा? लॉज इन फोर्स। ना क्लॉज नंबर 4 में, ये क्लॉज नंबर 4 डायरेक्टली ऐड नहीं होता, इससे पहले आती है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। बट ये क्यों आई? ये इसीलिए आई क्योंकि 1967 में एक केस होता है, उसको हम बोलते हैं गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। नाउ इस केस की वजह से क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है। नाउ इसके डिटेल में अगर जाना होगा तो वो केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है कि कोर्ट पार्लियामेंट जो है कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर ध्यान में रख के कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है तो उसको कटेल नहीं किया जा सकता। कटेल का मतलब कि आप उसमें उसको हटा नहीं सकते, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते या उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, 1967 केस के डिसीजन को ओवर रूल्ड करने के लिए पार्लियामेंट
24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाती है, और उसमें ये पॉइंट लिखा जाता है क्लॉज नंबर 4 और आर्टिकल 13 में कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। अगर कोई अमेंडमेंट होती है अंडर द आर्टिकल 368 तो आर्टिकल नंबर 13 इस आर्टिकल के अंडर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, वो इसको अप्लाई नहीं करेगा। अगर आर्टिकल 368 है तो वो डेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के द्वारा की गई है, तो आर्टिकल 13 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अप्लाई नहीं करेगा अंडर द आर्टिकल 3। नाउ A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950। अब यहाँ पे क्या होता है कि A.K. गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 एक्ट के तहत उनको डिटेन कर दिया जाता है। और ये डिटेंशन क्या होती है कि यहाँ पे डिटेंशन के जो बेसिस होते हैं वो कम्युनिकेट किए जाते हैं डिटेनी को, लेकिन जो यहाँ पे डिटेंशन के बेसिस कम्युनिकेट की जा रही है या रिप्रेजेंटेशन जो दी गई थी एक डिटेनी के खिलाफ, उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो ये क्या कहता था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पे पास करती है सुप्रीम कोर्ट, वो कहती है ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोर्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड करेंगे। अपहेल्ड का मतलब इसकी वैलिडिटी को हम मानेंगे। सारा का सारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो है वो वाइड प्रूफ नहीं होगा, वाइड नहीं माना जाएगा। तो लेकिन उसमें जो आपका ये सेक्शन 14 है जिसके तहत क्या था कि ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है वो सिर्फ डिटेनी को ही बताए जाते थे, लेकिन ये ऐसे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन या रिप्रेजेंटेशन जो डिटेनी के खिलाफ होती थी वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा ठीक है, ये लॉ ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा एक पार्ट जो है सेक्शन 14, उन्होंने क्या किया, सेक्शन 14 को यहां से हटा दिया इस लॉ से। नाउ इससे हमारा एक और कंसेप्ट बना, उस कंसेप्ट का नाम है दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है कि देखिए अगर कोई लॉ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो अगेंस्ट द फंडामेंटल लॉ है, लेकिन अगर उस सभी लॉ में इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसके किसी एक क्लास में या उसके किसी एक पार्ट में ही प्रॉब्लम है, तो सारा का सारा लॉ हम क्या करेंगे, नहीं हटाएंगे वहां पे, ठीक है, हम उसी पार्ट को हटाएंगे जिसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है, जो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट होगा, ठीक है। तो ऐसे लॉ को ही हम डिक्लेयर्ड अवॉइड करेंगे। तो डिक्लेयर्ड वाइड कौन करेगा, कोर्ट करेगा, ठीक है, एंड नॉट द एंटायर स्टैच्यू, ठीक है। तो जो भी एंटायर स्टैच्यू, अगर मान लीजिए किसी लॉ में आपके 30 सेक्शंस हैं, 30 सेक्शन में कोई एक सेक्शन अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, तो उसको डिक्लेयर करने का काम कौन करेगा, कोर्ट करेगा, ठीक है। तो सभी के सभी बाकी बचे 29 सेक्शंस, उनको हम पूरा का पूरा वॉइड डिक्लेयर नहीं करेंगे, उसको एकदम वैलिड माना जाएगा। तो ये क्या कहता था, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। नाउ इसके बाद हमारे पास आ गया एक केस आता है भिक्खा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी ईयर 1955। अब क्या होता है, एमपी गवर्नमेंट यहाँ पे एक एक्ट पास करती है इन द ईयर 1950 फॉर नेशनलाइजिंग द मोटर ट्रांसपोर्ट एक्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये जो एक्ट होता है, ये जो एक्ट होता है ये हमारे संविधान से पहले भी का एक्ट है ये। द स्टैच्यू वाज चैलेंज बाय द पिटिशनर अंडर आर्टिकल 91G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा जो स्टैच्यू है इसका वो चैलेंज करता है पिटिशनर कब, अंडर द आर्टिकल 91G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ये जो ये जो एक्ट है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, वो अमेंड करती है इस एक्ट को, तो ताकि स्टेट जो है स्टेट नेशनलाइज कर सके मोटर ट्रांसपोर्ट को। द अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द स्टैच्यू ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ नेशनलाइजिंग द मोटर ट्रांसपोर्ट वाज क्यूर्ड बाय द 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो अब क्या करती है एमपी गवर्नमेंट जो है वो इसको
नेशनलाइज करने के लिए, मोटर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज करने के लिए फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट जो होती है ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, ठीक है। तो एंड देयरफॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स हैज बीन अप्लाइड, और यहाँ पे क्या होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो होती है अप्लाइड होती है, एंड सच एक्ट इज वैलिड, ये एक्ट वैलिड है। तो हमने यही देखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहती है। देखिए, Doctrine of eclipse states that any law which is inconsistent with fundamental rights is not invalid। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट, उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा, उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इट इज नॉट टोटली डेड, ये खत्म नहीं होता, बट ओवरशैडोड बाय द फंडामेंटल राइट। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि अब ये इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। इनऑपरेटिव का मतलब कि ऑपरेशन में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको डेड नहीं मानेंगे, ऑपरेशन में नहीं आएगा, उसको थोड़े से टाइम के लिए हम इनऑपरेटिव मानेंगे। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कैसे रिमूव होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट रिमूव होगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये पावर किसके पास होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ये पावर लाई करती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, ये सारी पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में इतना ही आज के वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।